हम देशों को सिर्फ नक्शों पर नहीं देखते, हम उन्हें उनके भूगोल, उनकी आदतों और उनकी सोच से समझते हैं। दुनिया के हर देश की कहानी अब देश डिकोड पर। नॉर्वे यूरोप के उत्तर में स्थित एक देश है, लेकिन इसे केवल नॉर्थ कह देना इसकी पूरी पहचान नहीं बताता। यह देश भौगोलिक रूप से यूरोप का हिस्सा है, लेकिन इसकी बनावट, जलवायु और जीवन शैली इसे मुख्य यूरोपीय प्रवाह से अलग कर देती है। यहाँ जमीन कम समतल है, पहाड़ ज्यादा है और समुद्र सिर्फ किनारे तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भीतर तक घुसा हुआ है। नॉर्वे की सबसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान इसके फ्योर्ड है। फ्योर्ड दरअसल समुद्र की वे गहरी शाखाएं हैं जो हिमनदों द्वारा काटी गई घाटियों में भर गई है। ये केवल प्राकृतिक सुंदरता नहीं है, बल्कि हजारों सालों से नॉर्वे की बस्तियों, व्यापार और यातायात का आधार रहे हैं। आज भी कई शहर और गांव सीधे इन्हीं फ्योर्ड्स के किनारे बसे हुए हैं। नॉर्वे की कुल आबादी बहुत कम है, लगभग 55 लाख के आसपास। यह संख्या भारत के किसी एक जिले से भी कम हो सकती है, लेकिन यह कम आबादी पूरे देश में समान रूप से फैली नहीं है। अधिकतर लोग दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, जहां मौसम अपेक्षाकृत नरम होता है और यातायात आसान होता है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है और यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है, लेकिन ओस्लो को देखकर किसी को भी यह भ्रम नहीं होगा कि यह कोई अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला महानगर है। यह शहर आधुनिक है, लेकिन नियंत्रित है। यहाँ ऊंची इमारतें हैं, लेकिन वे आसमान पर हावी नहीं होती। यहाँ सड़कें साफ हैं, सार्वजनिक परिवहन विश्वसनीय है और शहर का बड़ा हिस्सा जंगलों और खुले क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ओस्लो के अलावा बर्गेन, ट्रॉनहाइम और स्टावेंगर जैसे शहर नॉर्वे की शहरी पहचान बनाते हैं। बर्गेन को अक्सर फ्योर्ड्स का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह शहर ऐतिहासिक रूप से व्यापार का केंद्र रहा है और आज भी अपनी पुरानी लकड़ी की इमारतों और बंदरगाह के लिए जाना जाता है। स्टावेंगर आधुनिक नॉर्वे के ऊर्जा उद्योग का केंद्र है, खासकर तेल और गैस के क्षेत्र में। नॉर्वे का इतिहास वाइकिंग्स से जुड़ा हुआ है। करीब 1000 साल पहले यहाँ के लोग समुद्री यात्राओं के लिए जाने जाते थे। वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि व्यापारी, खोजकर्ता और बसने वाले लोग भी थे। उनकी समुद्री तकनीक और नेविगेशन क्षमता उस समय के हिसाब से बहुत उन्नत थी। आज का नॉर्वे उस हिंसक छवि से बहुत अलग है जो वाइकिंग शब्द से जुड़ी होती है। आधुनिक नॉर्वे शांत, नियमबद्ध और अत्यधिक संगठित समाज है, लेकिन समुद्र के साथ उसका रिश्ता अब भी वैसा ही गहरा है। मछली पकड़ना नॉर्वे की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सैल्मन जैसी मछलियां नॉर्वे की वैश्विक पहचान बन चुकी हैं। यह उद्योग अत्यधिक नियंत्रित है ताकि समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान न पहुंचे। 1970 के दशक में नॉर्वे के उत्तरी सागर में तेल की खोज हुई। यह खोज देश के इतिहास में एक बड़ा मोड़ थी, लेकिन नॉर्वे ने इस संपदा को खर्च करने की बजाय सहेजने का रास्ता चुना। तेल से मिलने वाली आय को एक संप्रभु कोष में रखा गया, जो आज दुनिया के सबसे बड़े सरकारी निवेश कोषों में से एक है। इस निर्णय ने नॉर्वे को आर्थिक स्थिरता दी। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा मजबूत है। लोगों को भविष्य को लेकर लगातार चिंता में नहीं रहना पड़ता है। नॉर्वे का मौसम कठोर हो सकता है, खासकर उत्तर में। सर्दियां लंबी होती हैं और कई जगहों पर सूरज महीनों तक नहीं दिखता। इसे पोलर नाइट कहा जाता है। इसके विपरीत गर्मियों में सूरज लगभग डूबता ही नहीं, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है। यह दिन और रात का चरम अंतर नॉर्वे के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। लोग अपने काम, छुट्टियां और सामाजिक गतिविधियां मौसम के अनुसार तय करते हैं। सर्दियों में जीवन धीमा होता है, घर केंद्रित होता है। गर्मियों में लोग बाहर निकलते हैं, यात्रा करते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं।
नॉर्वे के गांव छोटे होते हैं, लेकिन अव्यवस्थित नहीं। यहाँ घर अक्सर दूर दूर होते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं मौजूद रहती हैं। सड़कें, इंटरनेट, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचती हैं। नॉर्वे को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ का लोकतांत्रिक ढांचा और स्थानीय निर्णय लेने की संस्कृति। यहाँ बहुत सी चीजें राजधानी से नियंत्रित नहीं होती। स्थानीय नगरपालिकाओं को यह अधिकार होता है कि वे अपने स्कूल, परिवहन और आवास से जुड़े फैसले खुद लें। इससे विकास एक ही मॉडल में नहीं ढलता, बल्कि भूगोल और जरूरत के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, उत्तरी नॉर्वे के छोटे कस्बों में स्कूलों का समय और ढांचा अलग हो सकता है, क्योंकि वहां दिन और रात का चक्र पूरी तरह अलग होता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। नॉर्वे में टैक्स दरें ऊंची हैं, लेकिन टैक्स को बोझ नहीं माना जाता। लोग जानते हैं कि उनका पैसा कहां जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन में, स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में और बुजुर्गों की देखभाल में। इस पारदर्शिता की वजह से सरकार और नागरिकों के बीच भरोसा बना रहता है। यह भरोसा नॉर्वे की सामाजिक शांति का एक बड़ा कारण है। जब नागरिकों को सिस्टम पर भरोसा होता है, तो वे हर चीज को व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बनाते। वे नियमों को अपने खिलाफ नहीं, अपने लिए मानते हैं। नॉर्वे का एक और कम दिखने वाला पहलू है यहाँ की मीडिया और सार्वजनिक बातचीत। यहाँ सनसनीखेज खबरों का स्थान सीमित है। बहसें होती हैं, लेकिन आवाज ऊंची नहीं होती। राजनीति भी अपेक्षाकृत शांत रहती है। यह शांति उदासीनता नहीं है, यह एक कॉन्शियस कल्चरल चॉइस है। यहाँ लोग मानते हैं कि हर मुद्दे को टकराव में बदलना जरूरी नहीं। अब अगर हम नॉर्वे की पहचान को वैश्विक संदर्भ में देखें, तो यह देश खुद को महाशक्ति की तरह प्रस्तुत नहीं करता। यह सैन्य प्रदर्शन या आक्रामक कूटनीति में विश्वास नहीं करता। इसके बजाय यह मध्यस्थता, शांति वार्ता और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार भी उसी आंतरिक सोच से जुड़ा है। कम बोलना, लेकिन स्पष्ट बोलना। कम दिखाना, लेकिन ठोस करना। नॉर्वे के लोग अपने देश को लेकर अत्यधिक भावुक राष्ट्रवाद नहीं दिखाते। झंडे हैं, पहचान है, लेकिन शोर नहीं है। देशभक्ति यहाँ प्रदर्शन नहीं, जिम्मेदारी मानी जाती है। यह सब मिलकर नॉर्वे को एक ऐसा देश बनाता है जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन समझ लेने के बाद उसे हल्के में लेना भी मुश्किल हो जाता है। यह देश न तो आदर्श है, न ही अनुकरणीय हर स्थिति में, लेकिन यह एक वर्किंग एग्जाम्पल जरूर है कि आधुनिक सभ्यता शोर, गति और विस्तार के बिना भी चल सकती है। और शायद इसी वजह से नॉर्वे सिर्फ देखने की जगह नहीं है, यह सोचने की जगह है। यह किसी एक शहर पर निर्भर देश नहीं है। पर्यटन नॉर्वे के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अनियंत्रित नहीं। प्राकृतिक स्थलों पर सीमित संख्या में पर्यटकों को अनुमति दी जाती है। ट्रोलटुंगा, प्रेक्स्टोलेन और नॉर्थ केप जैसी जगहें प्रसिद्ध हैं, लेकिन वहां पहुंचने के नियम सख्त है। यह नीति सुंदरता को बचाने के लिए है, न कि केवल राजस्व बढ़ाने के लिए। नॉर्वे में शांति सिर्फ पर्यावरण का परिणाम नहीं है, यह सामाजिक अनुशासन और भरोसे का परिणाम है। यहाँ लोग नियमों का पालन डर से नहीं, आदत से करते हैं। यह देश दिखावे पर आधारित नहीं है। यह न तो अत्यधिक ऐतिहासिक स्मारकों से भरा है, न ही अत्यधिक आधुनिक चकाचौंध से। इसकी खासियत संतुलन है। नॉर्वे को देखकर यह समझ आता है कि आधुनिक सभ्यता का मतलब प्रकृति से कट जाना नहीं होता, बल्कि कई बार इसका मतलब होता है प्रकृति के साथ रहना, बिना उसे नष्ट किए। नॉर्वे को समझने के लिए उसके रास्तों को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ रास्ते सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन नहीं हैं, बल्कि भूगोल के साथ किए गए समझौते हैं। अटलांटिक रोड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
ये सड़क समुद्र के ऊपर से छोटे छोटे द्वीपों को जोड़ती है। यह कोई लंबा हाईवे नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि नॉर्वे ने प्रकृति को काटकर नहीं, बल्कि उसके बीच से रास्ता निकाला है। अटलांटिक रोड पर ड्राइव करते समय सड़क कभी सीधे समुद्र से लड़ती नहीं दिखती। वह लहरों के ऊपर झुकती है, मुड़ती है और फिर वापस जमीन से जुड़ जाती है। यह इंजीनियरिंग का प्रदर्शन नहीं, बल्कि संयम का उदाहरण है। यह सड़क बनाई गई थी जरूरत के लिए, शो के लिए नहीं। आज यह एक प्रसिद्ध राउट है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य अब भी वही है, स्थानीय लोगों को जोड़ना। लोफोटेन आइलैंड्स नॉर्वे का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह द्वीप समूह आर्कटिक सर्कल के अंदर स्थित है। यहाँ पहाड़ सीधे समुद्र से उठते हैं, बीच में कोई मैदान नहीं होता। गांव छोटे हैं, मछली पकड़ना मुख्य आजीविका है और मौसम जीवन को नियंत्रित करता है। लोफोटेन में सड़कें सीमित हैं। यहाँ आप तेज गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि रास्ता ही आपको धीमा कर देता है। यह धीमापन मजबूरी नहीं है, यह डिजाइन का हिस्सा है। नॉर्वे में कई जगहें ऐसी हैं जहां सड़कें इंटेंशनली नैरो रखी गई हैं ताकि गति नियंत्रित रहे। अब अगर हम नॉर्वे के रोजमर्रा के जीवन की बात करें, तो यह भी उसी संतुलन पर आधारित है। स्कूलों में बच्चों पर अत्यधिक दबाव नहीं डाला जाता। होमवर्क सीमित होता है। खेल, प्रकृति और स्वतंत्र सोच को शिक्षा का हिस्सा माना जाता है, न कि डिस्ट्रैक्शन। काम करने का तरीका भी अलग है। यहाँ लोग देर तक ऑफिस में रुकने को मेहनत नहीं मानते। काम समय पर खत्म करना और निजी जीवन के लिए समय बचाना एक सामान्य अपेक्षा है। शाम होते ही दफ्तर खाली होने लगते हैं। यह आलस नहीं है, यह उत्पादकता की परिभाषा है। घर भी इसी सोच से बने होते हैं। नॉर्वे में घर बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन अत्यधिक कार्यात्मक होते हैं। इंसुलेशन मजबूत होता है, खिड़कियां बड़ी होती हैं ताकि कम रोशनी वाले महीनों में प्राकृतिक प्रकाश अंदर आ सके। यह सौंदर्य के लिए नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। अब अगर हम भारत और नॉर्वे की तुलना करें, तो फर्क केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि मानसिक है। भारत में भीड़ सामान्य है, शोर सामान्य है, समय को लेकर अनिश्चितता सामान्य है। नॉर्वे में यह सब असामान्य माना जाता है। नॉर्वे में लोग लाइन में खड़े रहते हैं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। सड़क पर हॉर्न बजाना लगभग नहीं के बराबर है। यह इसलिए नहीं कि कानून बहुत सख्त है, बल्कि इसलिए कि सामाजिक अपेक्षा यही है। भारत में समय अक्सर एक अनुमान होता है, नॉर्वे में समय एक वादा होता है। अगर ट्रेन 10 बजे आने वाली है, तो लोग उसी हिसाब से अपनी जिंदगी की योजना बनाते हैं। इससे तनाव कम होता है। यह फर्क सीधे मानसिक शांति से जुड़ा है। नॉर्वे में शांति का मतलब खालीपन नहीं है, इसका मतलब है प्रेडिक्टेबल जीवन। यहां लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो स्पष्ट बोलते हैं। यह संस्कृति पहाड़ों और खुले परिदृश्यों से आई है, जहां हर आवाज दूर तक जाती है। इसलिए यहां चुप्पी को भी एक मूल्य माना जाता है। नॉर्वे यह नहीं दिखाता कि विकास कैसा दिखता है, यह दिखाता है कि विकास कैसा महसूस होता है, और यही इसे खास बनाता है। यह देश हमें यह नहीं सिखाता कि कैसे दुनिया को इम्प्रेस किया जाए, यह सिखाता है कि कैसे दुनिया में रहते हुए संतुलन बनाए रखा जाए। नॉर्वे को देखकर यह समझ आता है कि कोई देश सिर्फ अपने प्राकृतिक संसाधनों से नहीं बनता, बल्कि इस बात से बनता है कि वह उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है। यहाँ पहाड़, समुद्र, बर्फ और अंधेरा हमेशा से मौजूद थे। नॉर्वे की खासियत यह नहीं है कि उसने इन्हें बदल दिया, बल्कि यह है कि उसने इनके साथ रहना सीख लिया। यह देश हमें यह नहीं बताता कि जीवन को आसान कैसे बनाया जाए, यह दिखाता है कि जीवन को स्पष्ट कैसे बनाया जाए। जब नियम साफ होते हैं, जब सीमाएं तय होती हैं और जब उम्मीदें वास्तविक होती हैं, तो समाज अपने आप शांत हो जाता है।
नॉर्वे में विकास किसी एक शहर में इकट्ठा नहीं होता, यह पूरे देश में फैला होता है। इसलिए यहाँ राजधानी और गांव के बीच दूरी सिर्फ नक्शे पर होती है, अवसरों में नहीं। यह भी जरूरी है समझना कि नॉर्वे कोई आदर्श देश नहीं है। यहाँ भी चुनौतियां हैं, कठोर मौसम, सीमित जनसंख्या और उच्च जीवन लागत। लेकिन फर्क यह है कि इन समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया गया, उन्हें योजना का हिस्सा बनाया गया। भारत और नॉर्वे की तुलना करते समय यह कहना आसान है कि दोनों देश अलग हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी यह देखना है कि दोनों देशों के सवाल कई बार एक जैसे होते हैं। कैसे शहर बढ़े लेकिन टूटे नहीं, कैसे पर्यटन आए लेकिन जगह बचे, कैसे लोग आगे बढ़े लेकिन थके नहीं। नॉर्वे हमें यह नहीं कहता कि हम उसकी तरह बने, यह हमें यह भी नहीं कहता कि हम उसकी नकल करें। यह बस यह दिखाता है कि सीमाओं को मानने से विकास रुकता नहीं, बल्कि ज्यादा स्थिर हो जाता है। और शायद यही इस यात्रा का असली उद्देश्य है। किसी देश को देखने के बाद उसकी सुंदरता याद रखना आसान है, लेकिन किसी देश को समझने के बाद उसके फैसलों को याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नॉर्वे, इस नजर से देखा जाए, एक जगह नहीं, एक तरीका है।